Hi everyone, welcome back to our study classes. I hope you all are doing well. So guys, welcome again to our comeback series for UGC NET Commerce Examination. So Commerce Examination में आज के सेशन में हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के PYQs डिस्कस करने वाले हैं, तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा। PYQs के थ्रू हम सभी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर रिवाइज करेंगे। सो डिस्कशन का पार्ट आपने बहुत अच्छे से बनना है, तो चलिए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। So before proceeding to our discussion, these are the courses available at Everstudy platform. So UGC NET Commerce examination की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए different courses available हैं. Master course available है paper 2 and even दोनों paper 1 and paper 2 के लिए. PYQs के through जो अपनी preparation करना चाहते हैं उसके लिए वह अलग से course आपके लिए available है. Fast track course भी available है. Commerce सारांश जहाँ पे ultimate revision आपकी होने वाली है उसके लिए भी आपके लिए course available है. Complete syllabus आपका होने वाला है यहाँ पर. सो ये सभी कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर www.everstudy.in पर। सो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। सो मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर गिवन है और इन मार्केट स्ट्रक्चर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने कौन से बेसिस पे लगाना है, जो फैक्टर आपको गिवन है वो है नंबर ऑफ सेलर्स। तो नंबर ऑफ सेलर्स के बेसिस पे आपको इन मार्केट स्ट्रक्चर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट मूव करना है। हाईएस्ट टू लोएस्ट मूव करना है। पहले आपको बताना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स किस में है, फिर उससे कम किस में है, देन ऐसे ऐसे करते हुए आपने लार्जेस्ट टू लीस्ट पे जाना है। सो आई होप आप सभी ने यहाँ पर सीक्वेंस सोच लिया होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या सीक्वेंस यहाँ पर रहने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। बिकॉज यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके की एंट्री बैरियर नहीं होते, एग्जिट बैरियर्स नहीं होते हैं और ना ही सेलर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एंट्री एंड एग्जिट यानी कि कंट्रोल भी नहीं है किसी तरीके का, एंट्री एंड एग्जिट बहुत ईजी है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर होते हैं, तो लार्जेस्ट हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, तो डी हमारा सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शंस में आप देख लीजिए डी सबसे पहले यहाँ पर है। तो होपफुली हमें ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहा है, बट स्टिल हम बाकी भी देख लेते हैं। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बट कंपैरेटिवली परफेक्ट कंपटीशन से कम रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है और कहीं ना कहीं सेलर्स जो है वो कंट्रोल कर ही लेते हैं प्राइस को। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। देन उसके बाद ओलिगोपोली। ओलिगोपोली यानी कि फ्यू सेलर्स होते हैं और डिओपॉली नाम से ही क्लियर है, ओनली 2 सेलर्स होते हैं। तो सबसे कम डिओपॉली में होगा, तो ए सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास। तो सीक्वेंस करेक्ट यहाँ पर क्या रहने वाला है, DCBA। एंड जो ऑफिशियल आंसर की में हमें आंसर दिया गया था वो भी हमारा क्या है, ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। दो लिस्ट आपको गिवन है, लिस्ट 1 में थियरीज ऑफ प्रॉफिट की बात की गई है और लिस्ट 2 में उसके प्रोपाउंडर्स गिवन है। तो आपको करेक्ट मैचिंग यहाँ पर देनी है कि कौन सा पर्टिकुलर थियोरी ऑफ प्रॉफिट जो है किस प्रोपाउंडर ने दिया है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर थियोरीज, लॉज, इन सभी के प्रोपाउंडर्स आपको पता होने जरूरी है। कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसकी बात किसने करी है, उसका प्रोपाउंडर, इकोनॉमिस्ट का नेम आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज एक ना एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिल ही जाता है। यहाँ पर देखिए रिस्क थियरी ऑफ प्रॉफिट की बात जो है FB हॉले ने करी है। ए हमारा 3 के साथ मैच करेगा। थर्ड और फोर्थ तो हमारा गलत हो जाता है, कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड में से ऑप्शन बनेगा। ठीक है, रिस्क है, जैसे मैं हमेशा से याद कराती हूँ, रिस्क है थोड़ा हॉले चलिए। तो FB हॉले ने ये कॉन्सेप्ट की बात करी है, यानी कि जितना रिस्क आप बियर कर सकते हो उसका जो रिवॉर्ड है वो इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट है आपका। ठीक है, देन उसके बाद डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात हमें किसने करी है, JB क्लार्क ने करी है। ठीक है, यानी कि जब अगर हमारी इकोनॉमिक स्टैटिक नेचर की है तो वहां पे आप प्रॉफिट की बात नहीं करते, वहां आपको किसी तरीके का प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इकोनॉमी कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है तो ही प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसी बात JB क्लार्क ने करी थी। बी मैच करेगा हमारा 4 के साथ।
ठीक है। देन इनोवेशन थियोरी ऑफ प्रॉफिट की बात करी है हमारे जोसेफ ए स्कम्पचर ने, सी मैच करेगा हमारा 1 के साथ। और लास्ट है प्रॉफिट एज रेंट ऑफ एबिलिटी, यानी कि जैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटी, उसके स्किल्स जो है वो अच्छा रिवॉर्ड देती हैं, वैसे ही सिमिलरली कि एक लैंड के अंदर कितनी एबिलिटी है रिवॉर्ड लेने की, रेंट लेने की, तो वो इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट है। ऐसी बात किसने करी है? एफ ए वॉकर ने। ठीक है, तो प्रॉफिट एज अ रेंट ऑफ एबिलिटी, यानी कि लैंड पे वॉक कर रहे हो आप, ठीक है, इजीली वॉक कर पा रहे हो, तो ये एफ ए वॉकर ने। तो ये याद करने का ट्रिक है सिर्फ। ठीक है, तो प्रॉफिट एज अ रेंट ऑफ एबिलिटी डी मैच करेगा हमारा 2 के साथ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व? ये भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में भी पूछ लिया गया आपसे ये क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज करेक्ट है इंडिफरेंस कर्व की। सो पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट, बिल्कुल ठीक है। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला गया इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू ओरिजिन, ये गलत है। इंडिफरेंस कर्व तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, है ना। तो सी हमारा करेक्ट है, ए करेक्ट है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बट कैन बी टेंजेंट टू ईच अदर, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। बिकॉज ये देखिए, ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व्स हैं बहुत सारे, तो हर इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें बताता है। एक इंडिफरेंस कर्व पे आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, वो तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, बट हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, यानी कि डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को डिपिक्ट करते हैं। सो यहाँ पर ई स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो ए और सी और ई करेक्ट है, बाकी हमारी गलत है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 3। चलिए जी, अगले सवाल पर आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अ फर्म वेल पब्लिसाइज चेंजेस इन प्राइस and price changes are generally followed by the rival firms. This kind of price leadership may not necessarily come from the largest firm of the industry. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, कि एक फर्म जो है प्राइस के अंदर जो चेंजेस है उसे अनाउंस करती है, उसे पब्लिसाइज कर दिया, और जो इंडस्ट्री के अंदर बाकी जो राइवल फर्म्स हैं उस जो प्राइस में चेंजेस गए हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये वाली जो लीडरशिप, प्राइस लीडरशिप, ये जो काइंड है, ये जो टाइप है प्राइस लीडरशिप की, जरूरी नहीं है कि ये लार्जेस्ट फर्म ऑफ द इंडस्ट्री से ही होगी, ऐसा नहीं है। तो इट मींस कहीं ना कहीं हमें और ऑप्शंस देखने पड़ेंगे जो करेक्ट हो सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब लार्जेस्ट फर्म कौन सी होगी? जो डोमिनेट कर रही है, बाकियों को डोमिनेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो वाला ऑप्शन है ना, फोर्थ ऑप्शन है, वो इनकरेक्ट साइड पे जा सकता है। हमें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है, क्योंकि वो बोल दिया ना, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि ये वाली काइंड ऑफ लीडरशिप जो है वो लार्जेस्ट फर्म से ही आ रही है। तो अब बाकी ऑप्शंस देखिए ना। अब देखिए, बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप जो है ये तो किसी तरीके का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म है। अब इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो हमें देखने को मिलता है वो है सेकंड, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप यानी कि जो एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये जो फर्म्स है, मान लो कि ये बहुत सारी डिफरेंट फर्म्स हैं, तो ये वाली पर्टिकुलर फर्म जो है ना वो एक बैरोमीटर की तरह परफॉर्म कर रही है, यानी कि एक एज एन इंडिकेटर परफॉर्म कर रही है, जो मार्केट के कंपटीशन को, डिमांड वगैरह को, सप्लाई वगैरह को बहुत अच्छे से स्टडी कर रही है। तो इसकी जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स है ना वो बहुत बढ़िया है। तो जो इसके फोरकास्टिंग मार्केट ट्रेंड्स है ना उसमें इस फर्म को बेस्ट कंसीडर किया जाता है। तो ये एक इसका इंडिकेटर है, एक बैरोमीटर, एज अ बैरोमीटर परफॉर्म कर रही है। तो जो एज अ बैरोमीटर परफॉर्म कर रही है और वो अनाउंस कर रही है कि ये प्राइस में चेंजेस आ गए और बाकी उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो ऐसी प्राइस लीडरशिप टेक्निक को हम बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप बोलते हैं। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 बनता है हमारा। चलिए जी, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फॉर ऑर्डिनल स्कूल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस? सो आपको यहाँ पर बताना है कि ऑर्डिनल स्कूल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड नहीं है। सो दो तरीके की अप्रोचेस पढ़ी जाती हैं, एक होता है हमारे पास कार्डिनल अप्रोच एंड द सेकंड इज द ऑर्डिनल अप्रोच। दो अप्रोचेस होती हैं। कार्डिनल अप्रोच कहती है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं,
यानी कि यूटिलिटी को मेजर करके आप न्यूमेरिक टर्म्स में बता सकते हैं, तो वो कार्डिनल अप्रोच है। जैसे मैंने बोला कि बर्गर से मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, पिज्जा से मुझे 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ऐसा कार्डिनल अप्रोच कहता है। बट ऑन द अदर साइड ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो कहती है कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हो, आप उसे मेजर नहीं कर सकते, आप उसकी रैंकिंग कर सकते हैं, आप अपने प्रेफरेंसेस बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि ठीक है, बर्गर मुझे ज्यादा पसंद है पिज्जा से, इस तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आप उसे एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो अब यहां पर देखिए कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहां पर ऑर्डिनल स्कूल ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को सपोर्ट नहीं कर रही है। सो पहला है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैन बी प्लॉटेड ऑन द इंडिफरेंस कर्व। बिल्कुल, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, थियोरी या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमारी ऑर्डिनल अप्रोच के अंडर आती है। नेक्स्ट इज रैंकिंग ऑफ यूटिलिटीज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, हम यहाँ पर रैंकिंग ही कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ यूटिलिटीज इंपॉर्टेंट नहीं जी, ये तो कार्डिनल का के अंदर आता है। मैग्नीट्यूड यानी कि बर्गर से मुझे 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, पिज्जा से मुझे 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो मैग्नीट्यूड तो कार्डिनल में पॉसिबल, कार्डिनल यूटिलिटी में पॉसिबल है इसका। यूटिलिटी इज नॉट एडिटिव, तो ऑर्डिनल के अंदर यूटिलिटी तो एडिटिव नहीं है। अगर मैं बोलती यूटिलिटी इज एडिटिव तो वो कार्डिनल के अंदर चली जाती। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि 10 + 5 = 15 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन। नहीं, मैं तो रैंकिंग कर सकती हूँ, प्रेफरेंस बता सकती हूँ। ठीक है, आप मेजर नहीं कर सकते, न्यूमेरिक टर्म्स में उसको नहीं बता सकते हो। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिमांड इक्वेशन इज गिवन बाय डिमांड इज इक्वल टू 10,000 माइनस पी एंड सप्लाई इक्वेशन इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 1000 प्लस 4p, इक्विलिब्रियम प्राइस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है, तभी इक्विलिब्रियम प्राइस फॉलो होगा। सो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई रहता है। सो डिमांड हमें गिवन है 10,000 माइनस पी और सप्लाई हमें गिवन है 1000 प्लस 4p। सो सिंपली आप सॉल्व करिए p के लिए, तो ये बनेगा 10,000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 4p प्लस p। सो यहाँ पर आ गया 9,000 इज इक्वल टू 5p। सो p इज इक्वल टू 1800। 9,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, सो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास यहाँ पे आएगा 1800। सो इन ऑप्शंस में से 1800 हमें हम दे रहा है ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज रेवेन्यू इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट इलास्टिक। आपको ईडी इज इक्वल टू 1 गिवन है और साथ ही आपको एमआर की वैल्यू गिवन है 5। अब इस क्वेश्चन में ना गड़बड़ी है, दोनों तरीके से, मैथमेटिकली भी और कंसेप्चुअली भी। पहले तो देखिए, हम ग्राफ के थ्रू अगर हम इसको बताने की कोशिश करें तो हम ये ग्राफ यूज करते हैं, ए आर, एम आर और ईडी इलास्टिसिटी के रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए ये ग्राफ यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर ईडी इज इक्वल टू 1 है तो एम आर ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। तो एम आर की जो वैल्यू यहाँ पर 5 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो पहले तो वही गलत है। ठीक है, चलो मान लो कि एम आर इज इक्वल टू 5 गिवन है। अब कुछ बच्चे जिनको मैथमेटिकल फॉर्मूला याद है इसका, तो वो इस तरीके से रहता है कि एम आर इज इक्वल टू ए आर, ठीक है, ईडी -1/ईडी, इस तरीके से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करती हूं मैं, तो ईडी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर आएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए, 1 इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए आर माइनस 5। ठीक है, अब ए आर माइनस 5 इज इक्वल टू ए आर हो गया, तो क्या वैल्यू आई, -5 इज इक्वल टू 0। तो मैथमेटिकली भी इसका कोई लॉजिकल नहीं है, मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं है कि आप ए आर की वैल्यू को 2.5 निकाल सको। ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर जो है 2.5 दिया, विच इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है उसी में ही गड़बड़ी है। ठीक है, तो ईडी इज इक्वल टू जब 1 है तो एम आर इज इक्वल टू 0 ही होगा यहाँ पर हमारा। ठीक है जी, सो आई होप आपको क्वेश्चन का फ्रेमवर्क समझ में आ गया और क्या फॉर्मूला वैसे यूज किया जाता है वो पता चल गया है इस क्वेश्चन के थ्रू। और ग्राफ यानी कि जो रिलेशनशिप के लिए हम ग्राफ यूज करते हैं वो ए आर, एम आर और ईडी का वो इस तरीके से होता है। तो आपने इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन बतानी है। सो करेक्ट इक्वेशन यहाँ पर ऑप्शन 2 है हमारे पास। ठीक है, क्यू यानी कि क्या आइडेंटिफाई करता है, क्यू यानी कि आउटपुट ये डिपिक्ट कर रहा है, ए यानी कि
एफिशिएंसी लेवल जो हमारा एक पैरामीटर हम यूज करते हैं, एल यानी कि लेबर, के मींस कैपिटल, और अल्फा बता रहा है कि अगर मैं लेबर को इंक्रीज करता हूं तो आउटपुट कितने से चेंज कर रही है, तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है, और बीटा जो है वो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है, यानी कि अगर कैपिटल में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो आउटपुट किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। सो करेक्ट यहाँ पे इक्वेशन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ प्रोडक्शन फंक्शन इज गिवन एज Q is equal to minus L to the power 3 plus 5L to the power 2 plus 10L। सो यहाँ पर आपको आउटपुट गिवन है और आपको बताना है विच लॉ ऑफ प्रोडक्शन इज रिवील्ड बाय दिस प्रोडक्शन फंक्शन। से जिन्होंने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले पीवाई क्यूज के थ्रू अटेम्प्ट किया होगा, पीवाई क्यूज के थ्रू, तो उनको तो बहुत इजी रहा होगा, वो इजीली अटेम्प्ट कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को। बट जिन्होंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा, इस क्वेश्चन से पहली बार रूबरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आई होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो जो हमारे एस्पिरेंट्स जो हमें देख रहे हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो आपको बताना है कि प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके की है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मार्जिनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और मार्जिनल प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू द लेबर। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, या फिर आप इसे बोल सकते हैं डिफरेंशिएट द इक्वेशन आउटपुट, आउटपुट की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द लेबर। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, -3L² हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 10L हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। हमने क्या किया, 3 को आगे लेके आए, ठीक है, L² रह गया, 2 को आगे लेके आए, 5 इंटू 5 टू ज़ा 10, L प्लस 10 हो गया। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू लेबर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप क्या करिए, अब आपने क्या करना है कि किस तरीके की यहाँ पर इसी मतलब किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि लेबर की ना डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखेंगे, पहले 0 पुट करेंगे। तो जब आपने लेबर की वैल्यू 0 पुट करी इस इक्वेशन के अंदर, तो एमपी देखिए हमारे पास क्या आया, -3, ठीक है, 0 का स्क्वायर प्लस 10, 0 प्लस 10, तो क्या बचा, सिर्फ 10 बचा। तो जब लेबर 0 है तो मार्जिनल प्रोडक्ट 10 है। फिर आप क्या करिए, लेबर की वैल्यू 1 पुट करिए। ठीक है, इस तरीके से हम ये तरीका बता रही हूँ कि इस तरीके से इन क्वेश्चंस को जो है कंसेप्चुअली सॉल्व किया जाता है। 1 पुट करिए, एल की वैल्यू 1 पुट करिए तो हमारे पास आएगा 17, आप पुट करके देखिएगा जरूर। फिर उसके बाद 2 वैल्यू पुट करिए तो हमारे पास आएगा 18। ठीक है, आप 3 वैल्यू पुट करिए, अब हम यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करते हैं, तो एम पी इज इक्वल टू -3, 3 की पावर 2 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 10। तो यहाँ पर देखिए क्या बना हमारे पास, -27 प्लस 30 प्लस 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 40 माइनस 27 कितना बना, 13, तो 13 वैल्यू आ रही है। ठीक है, फिर ऐसे ही आपने 4 पुट करनी है वैल्यू, तो हमारे पास आएगी 2, 5 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -15। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब 0 से लेके 2 तक मूव कर रही हूँ तो एमपी हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैं 2 से 3 पर आई या 4 पर आई तो मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद हमारा नेगेटिव में चले गया। तो ये किस तरीके का पैटर्न है, कहाँ फॉलो किया जाता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में। ऐसे ही कहते हैं ना कि आप जैसे जैसे लेबर को बढ़ा रहे हो वैसे एक बार तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट आपका फॉल करना शुरू कर देता है, डिमिनिश करना शुरू कर देता है, और एक बार ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा आप लेबर का यूजेज कर रहे हो तो वो नेगेटिव रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कौन सा पैटर्न कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन 1। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। सो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस फ्रॉम ₹100 to 60। प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो गया है, 100 से 60 हो गया, यानी कि ओल्ड प्राइस जिसको हम P0 से डिनोट करेंगे वो है 100, और 60 हो गया न्यू प्राइस, उसे हम P1 से डिनोट करेंगे और वो कितना है, 60। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिनोट करते हैं ईडी से, तो वो गिवन है हमें 1.5। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड आपको गिवन है 30 यूनिट्स, यानी कि आपको Q0 गिवन है 30। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड आपको निकालना है, यानी कि आपको Q1 आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप क्या करो, फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
यही फॉर्मूला रहता है, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा आपका। ईडी कितना गिवन है 1.5। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस P1 माइनस P0 अपॉन P0। P0 भी बोल सकते हो आप, P नोट भी बोल सकते हो। अब क्या करना है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो इस फॉर्मूला में प्लॉट करना है। बहुत ही सिंपल है। 1.5 Q1 आपको कितना गिवन है मैम, वो तो हमें निकालना है, बिल्कुल ठीक है। Q0 कितना गिवन है 30, अगेन Q0 30। P1 कितना गिवन है 60। ओल्ड प्राइस P0 कितना था 100, और यहाँ पे भी नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100। माइनस साइन हमारा कैरी ऑन चलता जाएगा, राइट। तो सिंपली आप इसे लिखिए माइनस Q1 माइनस 30, राइट, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 अपॉन माइनस 40। सिंपली आप यहाँ पे कैंसिल आउट करिए, जीरो से जीरो। अब आपको 1.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 करना है, तो ये हमारे पास बचा माइनस Q1 प्लस 30 हो गया। 1.5 इंटू माइनस 12 कितना हो गया हमारे पास, माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस Q1 प्लस 30। आप क्या करिए, Q1 को इधर ले आइए, 30 प्लस 18 हो जाएगा, 18 यहाँ आएगा, तो Q1 कितना हो गया हमारे पास 48। वेरी सिंपल। देखिए कितना सिंपल है, Q1 कितना आया हमारे पास 48, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। और यही हमें ऑफिशियल आंसर की में दिया गया था। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। तो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट वन में कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। लिस्ट टू में उनके कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर्मूलाज गिवन है, लेकिन आपको करेक्टली मैच करने हैं उस कॉन्सेप्ट को उसके करेक्ट फॉर्मूला से। सो टोटल यूटिलिटी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, तो उससे जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज आपने कंज्यूम किए, उसका आपने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। तो जो यूटिलिटी का टोटल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी। ठीक है, मतलब यानी कि कितना बेनिफिट आपको हुआ, कितना फायदा आपको लग रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला की बात करें तो हम टोटल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी से भी डिराइव कर सकते हैं। तो जो हर एक यूनिट से जो मार्जिन यूटिलिटी है, जो डिफरेंस है, उसका हम समेशन अगर कर देंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है। तो समेशन ऑफ मार्जिन यूटिलिटीज इज इक्वल टू द टोटल यूटिलिटी। सो ए हमारा मैच होगा 1 के साथ। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे करेक्ट आंसर्स में, तो जो ऑप्शन 3 है उसी पर्टिकुलर ऑप्शन में A1 के साथ मैच हो रहा है। आगे देखते हैं कि क्या यही ऑप्शन हमारा करेक्ट निकलेगा। देन मार्जिनल यूटिलिटी की बात करो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी ऑफ द प्रीवियस यूनिट जो आपने कंज्यूम किया प्रीवियस, और उसके बाद नेक्स्ट यूनिट एक और अगर आप कंज्यूम कर रहे हो उसका डिफरेंस, तो वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। तो बी हमारा 2 के साथ मैच हो रहा है। देन एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से या क्वांटिटी से, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अकॉर्डिंगली सी मैच होगा हमारा 4 के साथ। देन मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज, डिफरेंस। ठीक है, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस, जो भी आपने किया है उसका। सो मार्जिनल कॉस्ट हमारा मैच होगा 3 के साथ। सो यहाँ पर देख लीजिए करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन 3 ही मिल रहा है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही सिंपल था ना। चलिए जी अगले सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्टली शो द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ ना ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एग्जामिनर के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। जैसे यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू, मार्जिन रिवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो रिलेशनशिप है, या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर उसके फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि आपको करेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शंस में से। So margin revenue is equal to AR plus E minus 1. Average revenue is equal to margin revenue into E minus 1 upon E. Margin revenue is equal to AR into E minus 1 upon E, या फिर margin revenue is equal to AR plus E minus 1 upon E plus 1। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। करेक्ट फॉर्मूला आपको बताना है सिंपली यहाँ पर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहा है, और इसका रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी इक्वली आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। इस बार इतने इजी क्वेश्चंस, इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, तो गलती के कोई चांसेस बनते ही नहीं थे। मतलब अगर कोई यूनिट आपका ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो इकोनॉमिक्स आपको वहां पर एडवांटेज दिलवा सकती थी आपकी स्कोरिंग में, राइट। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, देखिए हम 4 तरह की इलास्टिसिटी मेजर पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है।
तो रिलेटेड गुड्स के अगर प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट जो रिलेटेड गुड है, अदर गुड है, उसकी डिमांड में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या कितने से चेंज हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है वो यही बात बोल रहा है कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अनदर गुड। यानी कि दो गुड्स हैं हमारे पास, गुड ए और गुड बी, या तो वो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं या फिर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो चाहे सब्स्टिट्यूट है चाहे कॉम्प्लीमेंट्री है, रिलेटेड तो है किसी ना किसी तरीके से। तो गुड ए के अगर प्राइजेस में चेंजेस आ रहे हैं तो गुड बी की कॉमोडिटी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसकी डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है अगेन, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर ही है। आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है दो गुड्स की, -0.8, प्राइस ऑफ गुड बी राइजेस बाय 20% बोला गया है, और आपको बताना है कि जो ए है, प्रोडक्ट ए जो है, उसकी डिमांड कितने से चेंज होगी। सो क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -0.8। फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड of good A divided by percentage change in price of good B, right? So -0.8 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए हमने निकालना है, और बी का प्राइस कितने से चेंज हो रहा है, 20% से चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, -0.8 इंटू 20% इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। सो क्या कितना आया हमारे पास, ये 16%, -16%। सो -16% आपको ऑप्शन 1 में गिवन है। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिमांड। सो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो आपको बताना है यहाँ पर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बिल्कुल दिस इज द मेजर फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करती है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये भी अफेक्ट करता है डिमांड को। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, ये भी अफेक्ट करता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये भी अफेक्ट करता है। तो सभी के सभी जो है डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। Coming to the next question, the type of market where few sellers are selling competing products to many buyers is known as option 1 monopoly, option 2 monopolistic competition, option 3 oligopoly and option 4 perfect competition. Again बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोनोपोली में तो क्या होता है हमारे पास, सिंगल सेलर होता है, तो मोनोपोली तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वर्ड जो यूज किया गया वो है फ्यू। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेनी सेलर्स होते हैं। ओलिगोपॉली में होते हैं हमारे पास फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, फ्यू सिग्निफिकेंट सेलर्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, फ्यू होते हैं बट मेजर सेलर्स होते हैं जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं बहुत सारे बायर्स को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ओलिगोपॉली बनेगा, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में भी हमारे पास मेनी सेलर्स का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें आपसे पूछा गया था कि कौन कौन से एरियाज हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आपसे पूछा गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा। सो प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कंज्यूमर का बिहेवियर और जो हमारा फैक्टर प्राइसिंग है, ये तीनों हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, बट जो इंटरेस्ट रेट की बात होती है वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। सो अकॉर्डिंगली जो ए, बी, डी है वो हमारा ऑप्शन फॉर्म करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। आपको बताना है कि कौन सा डिमांड का डिटर्मिनेंट नहीं है। सिमिलर लाइंस का क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। सो मैनेजमेंट एंड कॉमर्स दोनों के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन कॉमर्स से हो और एक क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे मैनेजमेंट से हो। बट देखिए सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। सो आपको बताना है कि डिमांड का डिटर्मिनेंट कौन सा नहीं है, यानी कि आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो कंज्यूमर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो अल्टीमेटली उसकी डिमांड का फैक्टर बनेंगे। सो गुड का प्राइस बिल्कुल अफेक्ट करेगा कंज्यूमर की इनकम, और कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ये डिमांड के डिटर्मिनेंट होंगे। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट 1 में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स गिवन है, प्रोडक्शन फंक्शन, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और लिस्ट 2 में कॉरेस्पॉन्डेंस, हमें उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है, फॉर्मूलाज गिवन है, और अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट मैचिंग यहाँ पर देनी है।
सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल आउटपुट एंड द फिजिकल इनपुट्स, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यूज करके जो आपका टोटल आउटपुट निकल के आ रहा है, उनके रिलेशनशिप को, टेक्निकल रिलेशनशिप को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पर देखिए लिस्ट 2 में कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन को जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे जो 4th नंबर पे हमें गिवन है, Q यानी कि टोटल आउटपुट इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ जो डिफरेंट फैक्टर्स यूज किए गए हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उससे जो आपका टोटल आउटपुट जस्टिफाई हो रहा है वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा। देन एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो एवरेज प्रोडक्ट क्या है? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। सो बी हमारा मैच होगा 3 के साथ। मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारा टोटल प्रोडक्ट के दो डिफरेंट यूनिट्स में, हर बार यूनिट बढ़ाने पर वो डिफरेंस हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट को जस्टिफाई करता है। सो सी हमारा मैच होगा 2 के साथ। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात करें तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हमारा ये वाले एक्सप्रेशन के साथ जा रहा है, यानी कि किसी एक फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो आपको जो उसकी डिग्री मिलेगी वो इक्वल टू 1 मिलेगी, तो वो हमारा जस्टिफाई करता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को। सो डी हमारा मैच होगा 1 के साथ अकॉर्डिंगली। सो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे हमें दे रहा है ऑप्शन नंबर 4, और यही हमें ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। सो लिस्ट 1 में आपको कुछ टर्म्स गिवन है, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, यानी कि सारे के सारे मार्केट स्ट्रक्चर के टर्म्स गिवन है आपको। और लिस्ट 2 में आपको उनकी डिस्क्रिप्शन गिवन है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन आपको उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के साथ करेक्टली मैच करनी है। सो मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर है और उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। सो ए मैच होगा हमारा 2 के साथ। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 में ए 2 के साथ मैच हो रहा है। यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर बन सकता है, बट हम स्टिल बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, बाकी की टर्म्स भी देख लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मेनी सेलर एंड बायर्स है, सो बी हमारा मैच करेगा 1 के साथ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अगर हम बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ठीक है, तो सी हमारा मैच करेगा 3 के साथ। और ओलिगोपोली हमारा मैच करेगा 4 के साथ, जहां पे इंटरडिपेंडेंस होती है अमंग द फर्म्स, यानी कि हमारे पास क्या होते हैं? फ्यू सिग्निफिकेंट फर्म्स होते हैं, फ्यू डोमिनेटिंग फर्म्स होते हैं, और एक दूसरे के साथ उनके जो डिसीजंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, यानी कि अगर एक प्राइस को कम कर देता है तो दूसरे को भी कम करना पड़ता है। तो राइवलरीज के जो डिसीजंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, तो स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस होती है। डी हमारा मैच करेगा 4 के साथ। सो हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। Next question, arrange the following steps in the correct logical sequence to explain how indifference curves are derived. तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स गिवन है, उन्हें आपको करेक्टली लॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है कि इंडिफरेंस कर्व जो है हमें कैसे डिराइव किए जाएंगे, यानी कि कैसे मिलेंगे। सबसे पहले क्या होता है इंडिफरेंस कर्व के लिए? सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपनी प्रेफरेंसेस की रैंकिंग देनी पड़ती है। इंडिफरेंस कर्व हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि यानी कि मुझे ए गुड पसंद है ओवर द बी, या मुझे बी पसंद है ओवर द सी, यानी कि आप रैंकिंग करते हैं गुड्स की। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में हम सिर्फ कितने गुड्स की बात करते हैं? 2 गुड्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कंज्यूमर रैंक्स प्रेफरेंसेस ओवर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। तो उसी के अकॉर्डिंग उसके कॉम्बिनेशन चूज करेगा ना, कि ए के कितने यूनिट्स कंज्यूम करने हैं, बी के कितने करने हैं, इस तरीके से वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है, ऐसे ए बी सी डी। राइट, अब डिफरेंट कॉम्बिनेशन जब उसको मिल गए हैं, अब वो क्या करेगा? उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या होगा? कंज्यूमर प्लॉट्स कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड द सेम सेटिस्फेक्शन। तो इस तरीके से वो क्या करेगा? यहाँ पर अपने प्लॉट कर लेगा। और आपको पता है कि जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं ऑन द सेम कर्व वो उसको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप ये हो गया। अब क्या है? थर्ड स्टेप इज कि आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग मिला, कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व फॉर्म हुआ है ये आपका, है ना। और देन उसके बाद क्या होता है? द कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। अगर हम यहाँ पे बजट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं तो जहां पे मेरा बजट लाइन टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व है वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। सो डी हमारा आएगा सबसे लास्ट स्टेप। सो अकॉर्डिंगली हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस वो दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सबसे पहले ऑप्शन बी, देन पहले बी आएगा, देन ए, फिर सी, और उसके बाद में लास्ट में हमारे पास आएगा डी। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड एज। अपनी प्रोडक्शन के अंदर आप सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पा रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है?
ऑप्शंस आपको गिवन है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि इनपुट्स की बात की जा रही है। सभी फैक्टर्स यानी कि इनपुट्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब होते हैं हमारे, राइट। सो सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारे चेंज हो रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, राइट। अब इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज अगर हो रहा है और उससे रिजल्टेंट आउटपुट जो आपको मिल रहा है वो भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोलेंगे, लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन भी बोलेंगे। और जब आप सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप चेंज कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्शन में, तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिवेल करता है हमारा लॉन्ग रन में, इसीलिए इसे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल हमारा प्रिवेल करता है लॉन्ग रन में, जहां पे आपके पास सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है अपने फैक्टर्स को चेंज करने में, और रिजल्टेंट आउटपुट आपको अकॉर्डिंगली मिलता है। सो अकॉर्डिंगली मिलने का मतलब क्या है कि या फिर आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है, या फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल यानी कि लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन, या फिर आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। लेकिन जब अपने सभी फैक्टर्स को चेंज कर पा रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, इट मीन्स कि आप लॉन्ग रन में सफिशिएंट टाइम पीरियड है आपके पास अपने फैक्टर्स को चेंज करने का, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तो क्या होता है कि हम एक फैक्टर जो है अपना उसको चेंज कर सकते हैं, एक इनपुट को, यानी कि आप अपनी लेबर को चेंज कर पा रहे हैं, और जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो वहां पर हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारा शॉर्ट रन में प्रिवेल करता है, इसीलिए इसे लॉ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम व्हेन, अगेन प्रोडक्शन फंक्शन के टॉपिक से ही है। टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम व्हेन, ऑप्शंस आर गिवन, एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, ऑप्शन 2 मार्जिनल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, ऑप्शन 3 मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, एंड ऑप्शन 4 इज एवरेज प्रोडक्शन इज जीरो। सो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, और इस बार भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल गया ये। टीपी और एपी एंड एमपी के रिलेशनशिप से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो आपको हमेशा क्या करना है, डायग्राम को याद करने की कोशिश करनी है, अपने सामने इमेज लेके आनी है कि किस तरीके का डायग्राम हम बनाते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। सो यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने डायग्राम यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ये हमारा टीपी हो गया, ये एपी है और ये एमपी है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि टीपी जब मैक्सिमम है तो ऐसे केस में एपी और एमपी कैसे रिएक्ट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए एपी मैक्सिमम है, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है, या फिर एवरेज प्रोडक्ट जीरो है। तो यहाँ पर देखिए टीपी जब मैक्सिमम है, यहाँ पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है। सो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्टली हमारा प्रेजेंट कर रहा है, करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है टीपी और एमपी के रिलेशनशिप को, राइट। टीपी जब मैक्सिमम है, एमपी हमारा जीरो है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी देख लीजिए हमारे पास रिलेशनशिप और भी बनते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैथ्स द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है, दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में आपको हायर इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, प्राइस लाइन और इंडिफरेंस कर्व। सो तीन जो टर्म्स हैं वो तो हमारी इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड है, हायर इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, राइट। और यहाँ पर आपको लिस्ट 2 में उनकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, हायर सेटिस्फेक्शन, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेम सेटिस्फेक्शन ऑन द कर्व एंड कांस्टेंट प्राइस रेशियो। सो पहले इंडिफरेंस कर्व की बात कर लेते हैं हम लोग। सो इंडिफरेंस कर्व आपको पता है कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, राइट। सो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ये, तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर गिवन है कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व। सो जो कॉन्वेक्स जो वाली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, उसका रीजन क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो रेट बताता है जिस रेट पे हम एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहने के लिए, राइट। सो कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व किसको जस्टिफाई कर रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। सो बी मैच करेगा हमारा 2 के साथ। सो यहाँ पर तीन ऑप्शंस में हमें बी 2 के साथ मैच करता हुआ दिख रहा है। सो हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं, बी 2 के साथ मैच करेगा। देन देखिए हायर इंडिफरेंस कर्व, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, यानी कि आप ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहे हो, ग्रेटर क्वांटिटी आप कंज्यूम कर पा रहे हो गुड्स की, तभी है ना कि उतना ही हायर इंडिफरेंस कर्व होगा और उतनी ही सेटिस्फेक्शन हमारी बढ़ेगी। सो ए मैच करेगा हमारा 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ए हमारा मैच कर रहा है 1 के साथ। देन उसके बाद है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहने के लिए, ठीक है, कितना
अमाउंट ऑफ गुड एक्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हो गुड वाई को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है ना, सेम, तभी तो हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहेंगे, राइट। तो इंडिफरेंस कर्व यानी कि सेम सेटिस्फेक्शन ऑन द कर्व, इंडिफरेंस कर्व यही बताता है ना कि आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इस तरीके से कॉम्बिनेशन हमारे गुड्स की दे रहा है कि वो सेम सेटिस्फेक्शन हमें देगा गुड्स की, राइट। सो डी मैच करेगा हमारा 3 के साथ, डी मैच कर रहा है यहाँ पे 3 के साथ। देन हमारा रह गया प्राइस लाइन। सो प्राइस लाइन क्या है, एक ऐसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, प्राइस लाइन क्या है, हमारी ऐसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो आपको बताती है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, जहां पर जितने पैसे आपके पास हैं वो सारे स्पेंड आप कर दोगे गुड्स के ऊपर, और वो गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से है कि आप एक गुड को दूसरे गुड से सेक्रीफाइस कितने पे कर पा रहे हो, कितने प्राइसेस पे कर पा रहे हो, यानी कि ट्रेड ऑफ बिटवीन द गुड्स होता है ये। जब आप अपनी सभी मनी को स्पेंड कर दोगे और आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशंस मिलेंगे कि आप उनको कंज्यूम कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर प्राइसेस, तो इसीलिए इसको प्राइस लाइन बोला जाता है एंड उसकी कांस्टेंट प्राइस रेशो होती है, ठीक है। प्राइस लाइन को बजट लाइन भी बोला जाता है। तो इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू गुड्स एट अ कांस्टेंट प्राइस रेशो। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो हमें करेक्ट मैचिंग मिल रही है वो ऑप्शन 2 प्रोवाइड कर रहा है। सो करेक्ट आंसर हेयर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। सो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट 1 में आपको इकोनॉमिस्ट गिवन है और लिस्ट 2 में कंट्रीब्यूशन गिवन है। आपको बताना है कि पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने कौन सा कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिक्स में, या कौन से कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है। सो नंबर 1 आपको गिवन है एडम स्मिथ, देन एल्फ्रेड मार्शल, जे आर हिक्स एंड वेस्ले लियोंटिफ। सो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है हमारे एल्फ्रेड मार्शल से एसोसिएटेड हैं। उन्होंने इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट दिया, मार्जिन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट किया। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, पब्लिश किए थे 1980 में। सो एल्फ्रेड मार्शल एसोसिएटेड है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से। एडम स्मिथ ने बात की थी वेल्थ ऑफ नेशंस की, और वेल्थ ऑफ नेशंस में क्लासिकल इकोनॉमिक्स के ऊपर उन्होंने, इकोनॉमिक्स के ऊपर एम्फेसाइज किया था, जिसमें उन्होंने इनविजिबल हैंड्स और फ्री मार्केट की बात की थी, ठीक है। 1776 में उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पब्लिश किया था, 1776 में इस कॉन्सेप्ट को। सो एल्फ्रेड मार्शल एसोसिएटेड है यहाँ पर वेल्थ ऑफ नेशंस के साथ। देन बात करते हैं जे आर हिक्स की। सो जे आर हिक्स जो है एसोसिएटेड है वैल्यू एंड कैपिटल के साथ। इन्होंने इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम थियरी दी थी और वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात भी की थी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात की थी इन्होंने, ठीक है, 1939 में, राइट। सो जे आर एक्स है वैल्यू एंड कैपिटल के साथ एसोसिएटेड। लास्ट रह जाते हैं हमारे पास वेस्ले लियोंटिफ। सो इन्होंने बात की थी इनपुट आउटपुट इकोनॉमिक्स की, कि कैसे इंटरडिपेंडेंसी है डिफरेंट इंडस्ट्रीज की विद इन एन इकोनॉमी, उसकी बात की थी। तो डी मैच करेगा 4 के साथ। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे करेक्ट मैचिंग ऑप्शन 3 हमें दे रहा है, ए टू 3, बी 1, सी 2 के साथ मैच हो रहा है और डी 4 के साथ, ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जहां पर आपको इकोनॉमिस्ट गिवन होते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कौन से कॉन्सेप्ट से ये एसोसिएटेड है। सो ये सभी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड वाई विल बी। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इनफैक्ट अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट वे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिला, और सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बार बार पढ़े गए हैं, है ना। सेशंस में भी हमने डिस्कस किए, जब एमसीक्यू सीरीज हमने करी तब भी उसमें डिस्कस किए, क्लास में भी बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है हमने, तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट देखने को नहीं मिला हमें। सो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस, डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड वाई विल बी। तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी सब्स्टिट्यूट गुड की। अगर कोका कोला के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कोका कोला के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि पेप्सी उसका सब्स्टिट्यूट है। सो यहाँ पर क्या आएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड वाई विल बी राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशंस ऑफ ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली की एजम्पशन से रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो कुछ एजम्पशंस यहाँ पर गिवन है, आपको बताना है कि ऑलिगोपोली की एजम्पशंस कौन सी यहाँ पे। सो नंबर 1, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सो केयरफुली रीड करना है और पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि क्या ये एजम्पशन है या नहीं ऑलिगोपोली की। सो वन सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सो ये तो मोनोपोली है, एक सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं, तो ये तो मोनोपोली का कॉन्सेप्ट है, सो ये तो नहीं है assumption। नेक्स्ट है अ फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सो ये ठीक है बिल्कुल, फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, हम बात करते हैं ना फ्यू बिग सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सो दिस इज द बेसिक assumption ऑफ ऑलिगोपोली, तो ये ट्रू है।
नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. दिस इज नॉट द assumption ऑफ ऑलिगोपोली, बिकॉज ये कौन किसका assumption है, परफेक्ट कंपटीशन की. नेक्स्ट, एंट्री ऑफ न्यू सेलर इज रिस्ट्रिक्टेड. ये भी बिल्कुल ठीक है. बैरियर्स होते हैं एंट्री एंड एग्जिट के, जैसे आपने कोई भी स्टार्टअप शुरू करना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है. सो गवर्नमेंट की बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं विच मेक डिफिकल्ट फॉर द न्यू फर्म्स टू एंट्री, है ना. सो सी बिल्कुल, जो डी है वो भी ट्रू है. एंड फर्म्स इंटरडिपेंडेंसी, ये तो की assumption है ऑलिगोपोली की, कि ऑलिगोपोली फर्म्स जो होते हैं वो टोटली इंटरडिपेंडेंट होते हैं. एक फर्म के जो एक्शंस हैं वो दूसरे फर्म के एक्शंस को अफेक्ट करते हैं. इसी का मतलब हुआ ना ये फर्म्स इंटरडिपेंडेंस. ठीक है. सो यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो करेक्ट assumptions है ऑलिगोपोली की वो क्या है, बी, डी एंड ई. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कैन नॉट बी यू शेप. इनमें से कौन सी कर्व्स यू शेप की नहीं होती हैं. Number one, option number one is average variable cost curve. Option two, average fixed cost curve. Option three, average cost curve. And option four, margin cost curve. So again, curve से related question है, तो again आपके mind में graphical image आ जानी चाहिए सभी जितने भी curves हैं सबकी. Right? So यहाँ पर देखिए हमारे पास average variable cost, ये भी U shape है. मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये भी हमारी यू शेप है. एवरेज कॉस्ट कर्व वो भी हमारी यू शेप है. लेकिन जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कैसी होती है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है. राइट. देखिए सिंपली अगर मैं बात करूँ तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसी है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट. जितना मर्जी आउटपुट है, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमने उतनी ही पे करनी है. और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मतलब पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी. अब जैसे जैसे आउटपुट हमारा बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी डिक्रीज होगी ना, क्योंकि पर यूनिट है. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी कंटिन्यूसली डिक्रीज डिक्रीज करेंगे एंड फॉर्मिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रहा है हमारा. बट आप यहाँ पे देखिए, इट नेवर राइजिंग अगेन, बढ़ेगी नहीं ये. तो विच रूल्स आउट द यू शेप, तो इसलिए यू शेप नहीं है, इसकी शेप को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. लेकिन और बाकी जो जितनी भी कर्व्स हैं हमारी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये सभी हमारी यू शेप फॉर्म करती हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी. सो नंबर 1, अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इन इक्विलिब्रियम वेयर ए आर इज इक्वल टू एम आर. अ फर्म अंडर मोनोपोली is in equilibrium where TR is equal to MR. Next statement, a firm under monopolistic competition is in equilibrium where AC is equal to MC. And fourth statement is a firm under oligopoly is in equilibrium where MR is equal to MC. सो अगेन मार्केट कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. चारों कॉम्पिटिशन्स की यहाँ पर बात की गई है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली. एक कॉमन चीज इन स्टेटमेंट्स में क्या है कि आपको फर्म्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर पूछी गई है सभी कॉम्पिटिशन्स के अंदर, है ना. यहाँ पे फर्स्ट में भी देखिए फर्म की इक्विलिब्रियम की बात हो रही है. सो फर्म्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की गई है सभी कॉम्पिटिशन्स में. लेकिन आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि कौन से कॉम्पिटिशन में बिल्कुल सही इक्विलिब्रियम कंडीशन बताई गई है. सो आपको पता होना चाहिए कि फर्म्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन की जब भी बात होती है तो हम किस कंडीशन की बात करते हैं, एम आर एम सी. यानी कि एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो. ये हमारी असेंशियल कंडीशन होती है फर्म्स की इक्विलिब्रियम की. राइट. अब फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इन इक्विलिब्रियम बोला हुआ है, ए आर इज इक्वल टू एम आर. तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना, क्योंकि एम आर एम सी अप्रोच होती है हमारी. तो अगेन मोनोपोली में भी टी आर एम आर बताया गया, नहीं जी एम आर एम सी अप्रोच यूज करते हैं. मोनोपोलिस्टिक में भी ए सी एम सी की बात की गई है, नहीं जी हम तो एम आर एम सी अप्रोच यूज करते हैं. अब ऑलिगोपॉली में एम आर एम सी के इक्वल बताया गया है. सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. हम एम आर एम सी के थ्रू ही फर्म्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं. सो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 4. सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन. ठीक है ना. सो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपको लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है. बट अगर कंडीशंस क्लियर हैं, assumptions क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो बहुत इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट रिलेटेड टू ऑलिगोपॉली मार्केट. इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट जो है वो ऑलिगोपॉली मार्केट से एसोसिएटेड नहीं है. पॉल एम स्वीजी, ऑलिगोपॉली मार्केट थ्योरी, किंग डिमांड कर्व की बात की थी इन्होंने. ऑगस्टिन कॉर्टन ने भी इंट्रोड्यूस किया था कॉर्टन मॉडल. और हॉलैंड हिच ने प्राइस लीडरशिप मॉडल की बात की थी, फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी की बात करी. तो ये तीनों जो है ऑलिगोपॉली मार्केट थ्योरी से एसोसिएटेड है. जेके गेलब्रेथ जो है इन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक पावर, इन सब में कॉन्सेप्ट्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 4, जेके गेलब्रेथ इज नॉट रिलेटेड टू ऑलिगोपॉली मार्केट.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट कर्व एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व रिफ्लेक्ट्स ऑप्शन 1 द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ऑप्शन 2 द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट at each level of output, option 3 the marginal cost at each level of output, and option 4 the average variable cost at each level of output. अब आपको पता है जो टोटल कॉस्ट है इट इज द समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और इसका डायग्राम भी हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। इस तरीके से हमारी टोटल कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है एंड ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी वेरी करती है। अब जो डिफरेंस है टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में, इट इज इक्वल टू द टीएफसी। और यहाँ पे भी देखिए जो वर्टिकल डिस्टेंस है डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। इट इज अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच रिप्रेजेंट्स दैट द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस कि आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है। ये इक्वेशन हम पढ़ते हैं ना, टोटल कॉस्ट इज अ समेशन ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी, और उसका वर्टिकल डिस्टेंस इज द टीएफसी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 अगर हम देखें तो वहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। वैसे तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आना चाहिए था, लेकिन अब एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो चलना है तो हमें ऑप्शन 2 को करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। सो वर्टिकल डिस्टेंस बस आपको याद रखना है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज द टीएफसी। लेकिन वही है ना, अगर हम देखें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन 2 पर हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है जी। अगले सवाल पर आते हैं। मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट 1 में आपको इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट्स गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और लिस्ट 2 में इनकी आपको मीनिंग गिवन है, डिस्क्रिप्शन गिवन है। सो चलते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं, डिमांड रिमेन्स अनचेंज रिगार्डलेस ऑफ प्राइस चेंज। हमारा डिमांड चेंज नहीं होगा, प्राइस जितने मर्जी से चेंज हो रहा है। प्राइस अगर सॉल्ट का जितना मर्जी से बढ़ रहा है या जितना मर्जी बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड चेंज नहीं होगी, क्योंकि सब्जी में जितना नमक आप यूज करते हो उतना ही आप यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि नमक का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो ज्यादा नमक खाना शुरू कर दोगे सब्जी में। तो ऐसा कौन कहता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इस तरीके से बनता है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, डिमांड उतनी ही रहेगी प्राइस जितना मर्जी हो। सो सी हमारा मैच करेगा 1 के साथ, ठीक है। सो ऑप्शन 3 और 4 में सी 1 के साथ मैच हो रहा है, 1 और 2 को तो आप काट दीजिए। नेक्स्ट, कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस में जितना चेंज आएगा उससे कितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है, तो इसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो ए हमारा मैच करेगा 2 के साथ। सो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट देखता हुआ हमें मिलता हुआ लग रहा है। नेक्स्ट, अ मेजर ऑफ हाउ डिमांड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से डिमांड किस तरीके से चेंज कर रही है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बी 3 के साथ मैच करेगा। एंड देन, डिमांड ड्रॉप्स टू जीरो विद इवन द स्लाइटेस्ट इंक्रीज इन प्राइस। जरा सा प्राइस में अगर चेंज आता है तो हमारी डिमांड जो है वो जीरो हो जाएगी। तो वैसे डिमांड इनफाइनाइट है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि डी मैच करेगा 4 के साथ। सो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत ही फेवरेट टॉपिक एग्जामिनर का, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है। नंबर 1, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द टू गुड्स। बिल्कुल ठीक है। जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो हमें क्या बताता है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेट बताता है बिटवीन टू गुड्स। नंबर 2, इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। ये गलत है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप होता है। नेक्स्ट, टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एल शेप होता है। देन, इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट देयर मिड पॉइंट। ये गलत है, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एंड लास्ट इज, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द इंडिफरेंस कर्व्स आर लीनियर। ये ठीक है। सो ए एंड ई जो है हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स इंडिफरेंस कर्व की ट्रू है, बाकी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1। सो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ पेट्रोल कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको गिवन है, द गवर्नमेंट अनाउंसेस अ 10% डीएनएस अलाउंस टू इट्स एम्प्लॉयज। एज अ रिजल्ट, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्रीजेस फ्रॉम 20,000 टू 22,000। सो गवर्नमेंट ने 10% डीएनएस अलाउंस जो है वो अनाउंस किया, और उसकी वजह से जो मंथली सैलरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वो बढ़ गई है, 20,000 से 22,000 हो गई है। और सैलरी बढ़ने पर जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो गई है, 150 लीटर्स पर मंथ से 165 लीटर्स पर मंथ हो गई है। सो इसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ पेट्रोल निकालना है। सो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए, क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ पेट्रोल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, यही होता है।
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास दो वैल्यूज में गिवन है। सो न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम। वैल्यूज प्लॉट करिए। Q2 कितना है हमारे पास 165, 165 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 150। न्यू इनकम कितनी है 22,000 डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम 20,000 डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम 20,000। तो ये कितना हुआ हमारे पास 165 माइनस 150 15 डिवाइडेड बाय 150 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000। सो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 1। सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ पेट्रोल आ रहा है हमारे पास 1। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री इन लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का केस है, और परफेक्ट कंपटीशन में भी कौन से पीरियड की बात की गई है, लॉन्ग रन पीरियड की बात की गई है। आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट रन की बात नहीं की गई है, लॉन्ग रन की बात की गई है। और आपको कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है, कुछ कंडीशंस गिवन है, और आपको बताना है कि कौन सी यहाँ पर ट्रू है परफेक्ट कंपटीशन के केस में इन लॉन्ग रन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है द लॉन्ग रन सप्लाई एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग रन में जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल होता है। ये मार्केट इक्विलिब्रियम वाला केस है, राइट। और यहाँ ये बैलेंस ऑफ स्टेट इसे बोला जाता है, जहाँ पे कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है प्राइस चेंज करने की। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है परफेक्ट कंपटीशन के केस में जितनी भी फर्म्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम का जो हमारे पास फ्री फॉर्म ऑफ मार्केट है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे इक्वेट कर रही होती है, वही प्राइस जो होता है फॉलो करना होता है फर्म्स को। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री शुड बी इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बाय इक्वेटिंग प्राइस विद लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। सो ये स्टेटमेंट में बिल्कुल ठीक है। जितनी भी फर्म्स है इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के केस में, वहां पर क्या होता है, जो हमारी प्राइस है वो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, राइट। क्योंकि जितनी भी फर्म्स है हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के केस में, वो सभी के सभी नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होते हैं। नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर शुड बी टेंडेंसी फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री और द फर्म्स एग्जिस्टिंग फर्म्स टू लीव इट। सो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, बिकॉज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जो है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का, वहाँ पे कोई भी टेंडेंसी नहीं होती है फर्म्स की एंट्री की और एग्जिट की, बिकॉज लॉन्ग रन में जो फर्म्स होती हैं वो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोई भी इंसेंटिव नहीं होता है जो भी फर्म्स एंटर कर रही हैं एग्जिट कर रही हैं उनके लिए, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज द फर्म्स आर अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स विद प्राइस इक्वल टू लॉन्ग रन मिनिमम एवरेज कॉस्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है हमारी, प्राइस इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। तो डी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ई स्टेटमेंट में बोला है द फर्म्स वुड नॉट हैव एडजस्टेड देयर साइज ऑफ प्लान्स व्हेन there is long run equilibrium। सो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है लॉन्ग रन में कि आप प्लांट साइज भी चेंज कर सकते हो, आप अपना प्रोडक्शन प्रोसेस भी चेंज कर सकते हो, जो आपका यूनिट्स ऑफ लेबर है उनमें भी आप चेंजेस ला सकते हो, यानी कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो वेरिएबल नेचर के हो जाते हैं। तो बहुत सफिशिएंट पीरियड होता है आपके पास, आप अपना प्लांट साइज भी चेंज कर सकते हो। तो ई स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो इस क्वेश्चन में सी और ई स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है, ए बी और डी हमारे पास करेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। Next question, which among the following are the key aspects or the key determinants for an equilibrium under monopolistic competition? So यहाँ पर आपको कुछ determinants given है और आपको बताना है कि कौन से key determinants है monopolistic competition में जब हम equilibrium account for करेंगे monopolistic competition के लिए। So first given है mobility of factors of production, then given है price, imperfect knowledge about the market, nature of the product, amount of advertising outlay। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत सारे फर्म्स होती हैं, वो सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो ऑफर करते हैं कंज्यूमर्स को, बायर्स को, राइट। ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब उन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो एडवर्टाइजिंग है,
ठीक है ना। जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस है वो भी आपके लगते हैं, आपको बताना पड़ता है कि क्या फीचर्स अलग हैं आपके प्रोडक्ट में दूसरे कॉम्पिटिटर से। तो अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग आउटले ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अब आप इस यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को लेके आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। देखिए डी और ई तो बहुत ही की डिटर्मिनेंट है जब आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सो जिस ऑप्शन में डी और ई है ना वो तो रखो आप इनको। सो डी और ई हमारे पास 1 में भी है और 4 में भी है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो। अब कंफ्यूजन है कि बी जाएगा या सी होगा, बी पॉइंट आएगा या सी पॉइंट आएगा। अब बी पॉइंट में बात की गई है प्राइस की और सी पॉइंट में बात की है इन इम्परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। देखिए इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में प्राइस वाला फैक्टर तो हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसकी जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होती है। क्योंकि प्राइस चेंज होने पर जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक है, क्योंकि कंज्यूमर्स को सिमिलर प्रोडक्ट्स और भी अवेलेबल है, सब्सटीट्यूट्स और भी अवेलेबल है। तो प्राइस बहुत ज्यादा की एस्पेक्ट है, की डिटर्मिनेंट है। तो इसीलिए बी डी ई जो है हमारे ऑप्शंस में जाएंगे और आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। Next question, which among the following is a correct assumption of law of diminishing returns to a variable input? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट्स गिवन है और आपको बताना है कि करेक्ट assumption कौन सी है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की ही बात हो रही है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक फैक्टर जो है वो वेरिएबल है और अदर्स जो है हमारे पास फिक्स्ड है, यही होता है। और बोला जाता है कि जैसे जैसे हम अपने लेबर को इंक्रीज करते रहते हैं, यानी कि वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते रहते हैं, कंबाइन करते रहते हैं फिक्स्ड इनपुट के साथ, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिमिनिश करना शुरू कर देता है। ऐसा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहता है। ठीक है, अब यहाँ पर assumptions कुछ गिवन है। लेबर एंड कैपिटल आर द ओनली वेरिएबल इनपुट्स। अब देखिए लेबर तो हमारा वेरिएबल है लेकिन कैपिटल तो फिक्स्ड है, तो ये assumption हमारी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर होमोजीनियस। अब जो देखिए लेबर को आप चेंज कर सकते हो ना, तो उसके यूनिट्स होमोजीनियस होने चाहिए, कैपिटल तो हमारा फिक्स्ड है, तो सेकंड भी इनकरेक्ट होगी। स्टेट एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट गिवन, ऐसा नहीं है, स्टेट एंड टेक्नोलॉजी गिवन है, यानी कि आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हो। ठीक है, उसी पीरियड में जो स्टेट एंड टेक्नोलॉजी है वही आप फॉलो करते हो, अगर चेंज होगी तो हमारा लॉ ही नहीं ऑपरेट करेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी जो यहाँ पे assumption गिवन है वो भी इनकरेक्ट है। इनपुट प्राइसेस आर गिवन, ये assumption बिल्कुल करेक्ट है। इनपुट प्राइसेस जो होते हैं हमारे गिवन होते हैं, तभी हमारा लॉ जो है वो प्रॉपरली इफेक्टिवली ऑपरेट कर पाएगा। ठीक है जी, सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज जो है ना, ये तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। इससे रिलेटेड आप देखेंगे ना बड़े फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है जो कि बिल्कुल ठीक है। इंडिफरेंस कर्व जो होती है स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, बिल्कुल ठीक है। इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, क्यों? क्योंकि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, और अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो वो कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है वहां पर हमें शेप। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व इधर इंटरसेक्ट और आर टेंजेंट टू वन अनदर, ये प्रॉपर्टी हमारी गलत है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर एक इंडिफरेंस कर्व का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, तभी हम कहते हैं ना हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसीलिए ना तो वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं, ना वाई एक्सिस को टच करते हैं, ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ना ही टेंजेंट होते हैं। तो थर्ड यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है, जो प्रॉपर्टी गिवन है, वो हमारी इनकरेक्ट है। और फोर्थ में गिवन है अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो अभी हमने बात की बिल्कुल ठीक है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट? मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा उसको डायग्राम से सॉल्व करिए। अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है आपको। ठीक है, स्टेटमेंट्स उन्हीं से रिलेटेड गिवन है, तो सबसे पहले आपके पास डायग्राम होना चाहिए। तो इस तरीके का डायग्राम बनता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, दोनों यू शेप की होती है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए स्टेटमेंट्स को पढ़िए और अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट कौन सा रिलेशनशिप यहाँ पर गलत है और कौन सा सही है। So first given है when marginal cost is falling, marginal cost is falling, the rate of fall in MC is greater than that of the AC। बिल्कुल marginal cost जिस रेट से डिक्रीज कर रही है वो ज्यादा है
रादर देन एसी, क्योंकि एसी अभी भी देखिए डिक्रीज कर रही है। तो फर्स्ट जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हेन एमसी इंक्रीजेस, एमसी जब इंक्रीज कर रही है एसी भी इंक्रीज कर रहा है, देखिए यहाँ पर आप, बट लोअर रेट पे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि द रेंज ऑफ आउटपुट वेयर एमसी बिगिंस टू इंक्रीज, जब एमसी ने इंक्रीज करना शुरू किया था एसी तब भी डिक्रीज कर रहा था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। देन गिवन है व्हेन एसी इज कांस्टेंट एसी इज लेस देन एमसी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जब एसी कांस्टेंट है तो यहाँ पर एसी एमसी के इक्वल होगा, राइट। और फोर्थ गिवन है एमसी कर्व इंटरसेक्ट्स एसी कर्व एट इट्स मिनिमम, यहाँ पे देखिए जो एमसी कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को उसके मिनिमम से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, बिकॉज जब एसी कांस्टेंट है तो एमसी इज इक्वल टू एसी होता है, राइट। Next question. The price of 1 kg of tea is rupees 30. At this price, 5 kg of tea is demanded. If the price of coffee rises from rupees 25 to 35 per kg, the quantity demanded of tea rises from 5 kg to 8 kg. So दो commodities की बात की गई है, टी की और कॉफी की बात की गई है, यानी कि आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टी निकालना है। यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन है और आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टी निकालना है, यानी कि टी की डिमांड में कितना चेंज आएगा कॉफी के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से। ठीक है, तो कॉफी के प्राइसेस आपने देखने हैं और टी की डिमांड आपने चेक करनी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन प्राइस किसका देखना है, कॉफी का, और क्वांटिटी डिमांडेड किसकी देखनी है, आपने टी की देखनी है। सो आप इस तरीके से लिखिए Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, अब आप जितने भी हमारे पास यहाँ पर फिगर्स हैं वो आप प्लॉट करेंगे। सो क्वांटिटी किसकी देखनी है, आपने टी की देखनी है। सो Q2 हमारे पास कितना है 8 माइनस Q1 कितना था 5 डिवाइडेड बाय Q1 कितना है 5, यानी कि टी की डिमांड में इतना चेंज आया। प्राइस किसका देखना है आपने, कौन सी कॉमोडिटी का, कॉफी का देखना है। तो न्यू प्राइस हमारे पास कितना है 35 माइनस P1 कितना है 25 डिवाइडेड बाय P1 कितना है हमारे पास 25। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप क्या बनेगा, आंसर आएगा 1.5। सो हमारे पास क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टी कितना आ रहा है 1.5। सो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत ईजी था, ठीक है, सिंपल, आपको गिवन था टी के, आपको बताना था कि क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टी आपको देखना है, तो टी की डिमांड में कितना चेंज आया कॉफी के प्राइस में चेंज आने की वजह से, राइट। Next question, the supply function is given as Q is equal to minus 100 plus 10p. Find the elasticity of supply using point method when price is rupees 15. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जा चुका है। वहां पर केस था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूजिंग पॉइंट मेथड, और इस बार आपसे पूछा गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग पॉइंट मेथड। सो जिसने भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा ना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वही तरीका है इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने का। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग पॉइंट मेथड फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, राइट। और यहाँ पर जो हमारे पास सप्लाई फंक्शन गिवन है वो लीनियर फॉर्म में है। कैसे पता चला लीनियर फॉर्म में है, क्योंकि प्राइस की जो डिग्री है वो क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है Q इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 10p, राइट। और बाद में बोला गया कि अगर प्राइस 15 हो जाता है तो हमारे पास Q कितना होगा, माइनस 100 प्लस 10 इंटू प्राइस की वैल्यू डालिए 15, तो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो जाएगी, हमारे पास 50 हो जाएगी, जब प्राइस कितना है 15 है, तो क्वांटिटी कितनी है 50, राइट। अब इस फॉर्मूला पर आ जाइए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। पहले इस कंपोनेंट की बात करते हैं, इस कंपोनेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कैसे निकालोगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी को, इस फंक्शन पर आ जाइए माइनस 100 प्लस 10p, राइट। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, 100 माइनस 100 प्लस 10p डिवाइडेड बाय डेल्टा पी। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे क्वांटिटी डिमांडेड को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, कैसे आएगा, माइनस 100, तो 100 है कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस 10p प्राइस की वैल्यू 1, ठीक है, सिंगल लीनियर फॉर्म में डिग्री कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो डी क्यू अपॉन डी पी कितना हो गया 10, तो ये कॉम्पोनेंट हमारे पास आ गया है 10, राइट, इनटू पी कितना अब आया 15, और जब प्राइस 15 है तो क्वांटिटी कितनी है 50 है।
राइट, अब इसे निकालिए आप, कितना आएगा, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 3। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आएगा आपके पास, 3। तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2। कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि पहले भी इस क्वेश्चन को हम बहुत बार कर चुके हैं, जब प्रीवियस क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करे हैं चैनल पे, वहां पर भी इस क्वेश्चन को हमने किया हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना था। दिक्कत कहाँ आनी थी आपको, ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी वाला जो फिगर है ना, ये वाला जो कॉम्पोनेंट है, ये अब आपको मैंने बता दिया है। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से रिलेटेड स्टेप्स आपको यहाँ पर गिवन है। देखिए, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, जो हमारे इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स है, प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, उनकी एप्लीकेशन करते हैं बिजनेस के डिसीजन लेने में। तो जब आप उनके एप्लीकेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स की बिजनेस के डिसीजन लेने में, तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉलो होता है हमारा। तो यहाँ पर उसी प्रोसेस के स्टेप्स गिवन है और उसी को आपने अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में। सो आप ये देखिए, अकॉर्डिंगली हमारा क्या जाएगा, सबसे पहला स्टेप क्या बनेगा, डिटरमाइनिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस जो है वो क्या अचीव करना चाहता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बिजनेस का, राइट। उसके बाद क्या होगा, आपने ये देख लिया, देन आप देखोगे कि बिजनेस रिलेटेड इश्यूज क्या है, क्या इश्यूज बिजनेस फॉलो फेस कर सकता है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। देन सेकंड स्टेप आपका बनेगा आइडेंटिफाइंग द बिजनेस रिलेटेड इश्यूज। फर्स्ट स्टेप हो गया डिटरमाइनिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिलेटेड इश्यूज। अब बिजनेस रिलेटेड इश्यूज जब आपने आइडेंटिफाई कर लिए, अब उससे रिलेटेड और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप डेटा कलेक्ट करोगे और उस जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको प्रॉपरली आप एनालाइज करोगे। तो थर्ड स्टेप हमारा बनेगा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट डाटा, राइट। इन्फॉर्मेशन अब आपके पास आ गई है, तो आप क्या देखोगे कि ऑल्टरनेटिव क्या कोर्स ऑफ एक्शन हमारे बनते हैं उस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो फोर्थ हमारा बनेगा इन्वेंटिंग डेवलपिंग पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन आपने देख लिए, देन आप क्या करोगे, कोई एक जो है वो सिलेक्ट करोगे और अपने डिसीजन के लिए आप उसे इंप्लीमेंट करोगे। तो फिफ्थ स्टेप हमारा होगा सिलेक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। ठीक है जी, सो अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर हमारा फॉलो होगा, EDCBA। सो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो हमें बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का। देखिए, हमने अपने सेशन को इंटरैक्टिव बनाना है, मेरे साथ साथ आपने क्वेश्चन रीड करना है और चैट बॉक्स में अपने आंसर्स शेयर करने हैं, ठीक है ना। सो मैच द फॉलोइंग का है फर्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 1 में आपको टाइप्स ऑफ इफेक्ट गिवन है, वेबलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन सभी इफेक्ट से आप जरूर रूबरू होंगे, क्योंकि जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो उसके एक्सेप्शंस में इन सभी इफेक्ट्स की बात की जाती है। तो इतना तो हमें समझ में आता है कि लॉ ऑफ डिमांड की जब एक्सेप्शन है तो इट मींस कि जो डिमांड कर्व है वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है जी। अब लिस्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्शन गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा इफेक्ट किस चीज को, इनमें से किस चीज को प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ आपको ऑप्शंस गिवन है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। टेक योर टाइम एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन चैट बॉक्स। जल्दी से बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। वेबलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो पहले वेबलेन इफेक्ट की बात करते हैं। वेबलेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है, उस गुड की डिमांड को तभी बढ़ाएगा अगर उसका प्राइस ज्यादा है। डिमांड बढ़ेगी अगर प्राइस उसका ज्यादा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, लेट्स से कि एक इंडिविजुअल जो है स्टोर में गया, ठीक है, स्टोर में एक्सपेंसिव गुड्स अवेलेबल हैं और उन एक्सपेंसिव गुड्स के चीपर ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं। चीपर ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल है, कहने को तो वो ये खरीद सकता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव गुड्स खरीद रहा है। वो एक्सपेंसिव क्यों खरीद रहा है, बिकॉज उसके माइंड में ऐसी परसेप्शन है कि ये गुड एक्सपेंसिव है तभी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है ना, ये चीपर है इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होगी। तो उसने कहा कि क्वालिटी बढ़िया है तभी वो एक्सपेंसिव है, तो वो चीपर ऑल्टरनेटिव्स पे नहीं जाता। इट मींस एक्सपेंसिव, यानी कि प्राइस ज्यादा है तभी वो उसकी डिमांड को बढ़ा रहा है। तो ये कहता है हमारा वेबलेन इफेक्ट। इसको हम कॉन्स्पिकियस कंजप्शन भी कहते हैं। ठीक है जी। अगर एक पर्टिकुलर गुड एक्सपेंसिव है यानी कि उसका प्राइस ज्यादा है तो ही उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जब हम प्राइस को बेस लेके चलते हैं ना तो वो हमारा वेबलेन इफेक्ट होता है, राइट। और स्नॉब इफेक्ट आता है हमारा क्वांटिटी के टर्म्स में। स्नॉब इफेक्ट कब काम करता है कि अगर कोई लग्जरी गुड है, यूनिक गुड है,
ठीक है, क्वांटिटेटिव में टर्म्स में मतलब कि वो कॉमन नहीं है, ठीक है, यूनिक है, लग्जरी है, जैसे कोई स्पोर्ट्स कार की बात करें या कोई ऐसी आर्ट एंड ज्वेलरी है जो रेयर है, जो सोसाइटी में कॉमन नहीं है, लोगों के पास कम है, वहां पर जब हम डिमांड बढ़ाते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर गुड की, उसको हम कहते हैं स्नोब इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेटवर्क एक्सटर्नलिटी है, एक्सटर्नलिटी की टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं स्नोब इफेक्ट को, तो वो कैसी रहती है हमारे पास, वो नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सोसाइटी में वो चीज कॉमन नहीं है, लोग नहीं, उन लोगों के पास कम देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आप उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हो क्योंकि वो यूनिक है, वो रेयर है, उसे हम कहते हैं स्नोब इफेक्ट। प्रीशियस है तो वो स्नोब इफेक्ट है। और बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी, मतलब कि जो कॉमोडिटी फैशन में है, लोगों के पास आप देख रहे हो कि वो यूज कर रहे हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड के पास गए, आपने देखा कि उसने तो बहुत बढ़िया स्मार्ट वॉच डाली हुई है, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, और फिर आपने देखा कहीं और भी देखा उस स्मार्ट वॉच को किसी और ने भी डाला हुआ था, ठीक है, तो आपने देखा फैशन में है, ट्रेंड में है, तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा रहे हो, उसकी कम्युनिटी की डिमांड को बढ़ा रहे हो, तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्निटी, मतलब जो बाहर से जो वाइब्स आ रही हैं आपको वो पॉजिटिव आ रही हैं। और स्नोब इफेक्ट को आप कैसे याद करोगे कि जो वाइब्स है वो नेगेटिव है, क्योंकि वो यूनिक नहीं है, आपके पास है वो सिर्फ चीज, ठीक है। तो बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट समझ में आता है, वेबलिन इफेक्ट में समझ में आता है, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो कहाँ काम करता है हमारा? रिलेटेड कॉमोडिटीज पे काम करता है, ठीक है, तो रिडक्शन इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, तो यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करता है। तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। ए हमारा वन मैच करेगा वन के साथ, कॉन्स्पिकियस कंजप्शन में होता है। बी हमारा थ्री के साथ मैच कर रहा है। सी हमारा मैच करेगा फोर के साथ, पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डी हमारा मैच करेगा टू के साथ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर। सो जिसने भी ऑप्शन नंबर फोर आंसर दिया है, वेरी गुड टू देम। चलिए जी अगले सवाल पर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस विद रिगार्ड टू प्राइस लीडरशिप सस्टेनेबिलिटी। प्राइज लीडरशिप का मीनिंग जिसको पता है वो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, तो सस्टेनेबिलिटी वर्ड आपको यहाँ पे कन्वे करिए मेंटेनेंस, कि प्राइस लीडरशिप को मेंटेन अगर करके चलना है तो क्या सीक्वेंस आपको यहाँ पर फॉलो करना होता है। इन जनरल अगर हम बात करें, इन स्टेटमेंट्स को अगर हम पढ़े, तो एज सच कोई सीक्वेंस निकल के नहीं आता है, बट स्टिल क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना हमेशा आप ऑप्शंस को बेस लेके चलिए, ऑप्शंस के बेसिस पे आप करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो पहले तो प्राइस लीडरशिप का मतलब समझ लेते क्या होता है। प्राइस लीडरशिप का मतलब क्या है कि एक इंडस्ट्री में कोई लीडिंग फर्म है, ठीक है, एक इंडस्ट्री में पूरी इंडस्ट्री है और उसमें एक लीडिंग फर्म है। लीडिंग फर्म का मतलब क्या हुआ है कि मतलब मेजर पोर्शन जो है सप्लाई करने का वो इस फर्म के पास है, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है सप्लाई करने का वो इसके पास है, तो ये लीडिंग फर्म को हम डोमिनेंट फर्म भी बोलेंगे। अब इस डोमिनेंट फर्म को क्या होता है कि इसके पास मेजर पोर्शन है मार्केट में, ये लीड कर रही है, तो ये प्राइस सेट करती है कॉमोडिटी का, ठीक है, मार्केट में इंडस्ट्री में प्राइस सेट करेगी, और यही जो है स्मॉल फर्म्स को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो डोमिनेंट फर्म जो है प्राइस सेट करती है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब आ जाइए ऑप्शंस पर। प्राइस लीडरशिप का मीनिंग क्लियर है। अब ऑप्शन वन में बोला है कि ए स्टेटमेंट पहले आएगी, स्मॉल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर अलाउड टू सेल ऑल दे वांट एट दैट प्राइस। चलिए ठीक है जी। ऑप्शन टू में बोला है कि ई स्टेटमेंट पहले आएगी, डोमिनेंट फर्म देन कम्स इनटू फिल द मार्केट। अब यहाँ पे डोमिनेंट फर्म देन वर्ड यूज किया है, देन कम्स इनटू फिल द मार्केट, देन यानी कि डोमिनेंट फर्म फिर मार्केट में आएगी, तो इट मीन्स कि इससे पहले कुछ ना कुछ तो होगा, इससे पहले कोई और स्टेटमेंट होगी, तभी डोमिनेंट फर्म मार्केट में आएगी, ठीक है। तो देन वर्ड जो है ये बता रहा है कि इससे पहले कुछ ना कुछ स्टेटमेंट तो आएगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन टू हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको सीक्वेंस में सबसे पहले लगा दिया तो वो कुछ हमारा सीक्वेंस जो है प्रॉपरली हमें डिफाइन नहीं करेगा, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं देगा, तो ये सेकेंड ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है। देन थर्ड ऑप्शन में देखिए, अगेन बोला कि ए स्टेटमेंट पहले आएगी, स्मॉल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर अलाउड टू सेल ऑल दे वांटेड दैट प्राइस, लेकिन कौन सा प्राइस? जो डोमिनेंट फर्म सेट करेंगे, तो इसीलिए हमारे पास सीक्वेंस में जो स्टेटमेंट सी है वो पहले आनी चाहिए। और ऑप्शन फोर में आपको यही गिवन है कि सी स्टेटमेंट पहले आएगी, द डोमिनेंट फर्म सेट्स द प्राइस फॉर द कम्युनिटी दैट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। तो इट मींस कि ऑप्शन वन टू फोर में से, वन थ्री फोर में से टू तो एलिमिनेट हो गया ना, कि ऑप्शन फोर हमें करेक्ट सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा कि डोमिनेंट फर्म सेट्स द प्राइस फॉर द कम्युनिटी दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, और स्मॉल फर्म्स इंडस्ट्री में अलाउड होते हैं उस प्राइस को फॉलो करने के लिए, कि वही प्राइस जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बाकी सीक्वेंस आप देख लीजिए, देन डोमिनेंट फर्म्स कम इनटू द मार्केट, फिर डोमिनेंट फर्म्स एक्ट एज अ रेजिडुअल सप्लायर ऑफ द कम्युनिटी, और लास्ट में हमारे पास आएगा स्मॉल फर्म्स इन द इंडस्ट्री बिहेव एज अ प्राइस टेकर्स।
ठीक है जी। सो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा आप ऑप्शंस को बेस लेके चलिए, ऑप्शन के बेसिस पे आप करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। ठीक है जी। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 है, और यही ऑप्शन हमारा ऑफिशियल आंसर की में भी दिया गया था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट रेलेवेंट टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको बताना है मोस्ट रेलेवेंट स्टेटमेंट टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा रिलेटेड कमोडिटीज पे काम करता है कि लाइक अगर टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर टी के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है हमारा डिमांड का यहाँ पे। ठीक है ना, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है यहाँ पर, राइट। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं क्या बोला गया है। इन द रियल वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मच लार्जर देन इनकम इफेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है मोस्ट ऑफ द गुड्स आर नॉट रीजनेबल सब्स्टिट्यूट्स। थर्ड में बोला गया इन रियलिटी द इनकम इफेक्ट रिप्रेजेंट्स इट्स प्री डोमिनेंस ओवर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। सभी स्टेटमेंट्स पढ़ ली हैं। आई होप सभी स्टेटमेंट्स आपको इंडिविजुअली समझ में आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर मोस्ट रेलेवेंट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के रिगार्ड में है। जल्दी से बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है, चैट बॉक्स में बताइए मुझे क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। इनमें से कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ के तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सी हमारी गिवन गुड पर एप्लीकेबल होती है। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए बोला है इन रियलिटी द इनकम इफेक्ट रिप्रेजेंट्स इट्स डोमिनेंस ओवर द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ऐसा गिवन गुड्स के केस में होता है। ठीक है, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, बट रियल वर्ल्ड में इसकी जो अकरेंस है वो लेस है। ठीक है ना, रियल वर्ल्ड में जो इसकी अकरेंस है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, और ये गिवन गुड्स के केस में आता है। और जब भी हमें कोई रेलेवेंट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी होती है तो हम हमेशा वो स्टेटमेंट देखते हैं जो यूनिवर्सल और जनरल उसकी एप्लीकेबिलिटी ज्यादा होती है, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड होती है। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट में जो बोला है कि इनकम इफेक्ट रिप्रेजेंट, मतलब कि इनकम इफेक्ट का जो डोमिनेंस है वो ज्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो ऐसा गिवन गुड्स के केस में पॉसिबल है। और गिवन गुड्स तो ऑलरेडी एक्सेप्शन है हमारी लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, तो एक्सेप्शंस जो होती है हमारी वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो नहीं होती। जो जनरल स्टेटमेंट होती है वो हमारी यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है वो हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो नहीं आएगी। ठीक है, अब रह गई हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स। इन 3 स्टेटमेंट्स में से आपको देखना है मोस्ट रेलेवेंट स्टेटमेंट। अब मोस्ट ऑफ द गुड्स आर नॉट रीजनेबल सब्स्टिट्यूट्स, तो ऐसा कहना भी मतलब जनरलाइज नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है ही आज के टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। प्राइस इफेक्ट हमारा कहता है इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमें लग रहा है कि ठीक है, बट अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि इन रियल वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का लार्जर इफेक्ट है इनकम इफेक्ट से, तो ये स्टेटमेंट हमारी ज्यादा जनरलाइज हो रही है, इसलिए दिस इज मोस्ट रेलिवेंट टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन 1 ही बनेगा। ठीक है जी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में लेके काफी बच्चों को कंफ्यूजन थी, तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी एलिमिनेट हो जाती है क्योंकि वो गिवन गुड्स के साथ अटैच्ड है, और गिवन गुड्स ऑलरेडी हमारी एक्सेप्शन है, तो आप उसे जनरलाइज नहीं कर सकते हो। तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट है, और ऑफिशियल आंसर की में भी हमें यही ऑप्शन करेक्ट आंसर बताया गया था। चलिए जी अगले सवाल पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मेजर द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द फर्म कैन गिव अप बाय यूजिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एंड स्टिल रिमेन ऑन द सेम आइसोक्वांट। Option 1 diminishing margin rate of substitution, option 2 economic trade off region, option 3 diminishing margin rate of technical substitution, and option 4 is diminishing margin utility. So isoquant टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट, इन चारों में से कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितने यूनिट्स कैपिटल के हमें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे लेबर के यूनिट्स को बढ़ाने के लिए, ताकि जो हमारा आइसोक्वांट है वो हमारा सेम रहे, सेम आइसोक्वांट पर ही हम लाई करें। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बताता है। सो फर्स्ट में बोला गया है डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो आपने इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ा है और आपने आइसोक्वांट भी पढ़ा है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और आइसोक्वांट को हम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम दो कॉमोडिटीज की बात करते हैं कि कौन से कॉमोडिटी को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे यूनिट कॉमोडिटी को की डिमांड को बढ़ाने के लिए, और प्रोडक्शन में हम किसकी बात करते हैं, लेबर और कैपिटल की बात करते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आपको लेबर और कैपिटल की ही बात की गई है।
ठीक है, तो इट मीन्स कि आइसोक्वांट की बात हो रही है, वो भी क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है। ठीक है, अब आइसोक्वांट को जो मेजर करता है, यानी कि उसकी जो स्लोप है, वो कौन इंडिकेट करता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो तो आइस इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, वैसे हमें पता चल गया कि आंसर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, और यही हमारा मेजर करता है कि कितने यूनिट्स कैपिटल के आपको सेक्रीफाइस करने हैं लेबर के यूनिट्स को इंक्रीज करने के लिए, ताकि आप सेम आउटपुट पर ही रहें। ठीक है जी, अब इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ रीजन जो है, ये तो हमारा रिज लाइंस के थ्रू हम बनाते हैं, जहां पे आपको बताया जाता है कि आपका ये मतलब कि ये वाला रीजन जो है वो आपको ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अभी बताया, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। बाकी डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी हमारा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो आपको वैसे तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि आइसोक्वांट की जब बात हो रही है तो उसकी स्लोप को कौन डिफाइन करता है? मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन 3। सो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए थी आपकी, और अभी भी नहीं होनी चाहिए थी, है ना? ठीक है, नहीं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है हमारा ऑप्शन 3। चलिए जी, अगले सवाल पर आते हैं। इंटरेस्टिंग है ना सभी क्वेश्चंस? सो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ ओलिगोपोली विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू मोनोपोली फर्म्स। आपको इनमें से ऐसा सोर्स आइडेंटिफाई करना है ओलिगोपोली का जो मोनोपोली फर्म्स पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, अब मोनोपोली फर्म्स और ओलिगोपोली फर्म्स का मीनिंग क्लियर है। मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है? जहां पर सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं, मेनी बायर्स। ठीक है, और ओलिगोपोली में क्या होता है? फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं, फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं और बहुत सारे बायर्स होते हैं। ठीक है, अब मोनोपोली में जो डोमिनेंस होती है वो एक पर्टिकुलर कंपनी की ओवर द इंडस्ट्री होती है। ठीक है, फुल कंट्रोल होता है प्राइस का मोनोपोली फर्म्स के पास। और ओलिगोपोली में भी हमारे पास क्या होता है कि प्राइस जो है फेयर होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस करता है जो दो या दो से ज्यादा कंपनीज इन्वॉल्व हैं उस इंडस्ट्री में। ठीक है, उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मोनोपोली का जो है ना आज के टाइम पे, वो है गूगल। ठीक है, और ओलिगोपोली में आप बात कर सकते हैं पेट्रोकेमिकल की, या फिर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनकी ओलिगोपोली फॉर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोपोली में जो एंट्री होती है वो तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज्यादा उसमें तो बैरियर होता है, एंट्री का बैन ही होती है एक तरीके से। लेकिन जो ओलिगोपोली है उसमें डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना, तो ये ओलिगोपोली और मोनोपोली का एक बेस मैंने आपके आगे रख दिया है डिफरेंस का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है वो ओलिगोपोली का सोर्स जो मोनोपोली फर्म्स पे भी एप्लीकेबल है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेज होते हैं जो ओलिगोपोली फर्म्स पे एप्लीकेबल है, वो मोनोपोली पे भी एप्लीकेबल होते हैं इन जनरल। ठीक है, लेकिन आपको इन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ऑपरेट ओवर अ स्मॉल रेंज ऑफ आउटपुट्स। अब देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब ऑपरेट होता है? जब आउटपुट ज्यादा होता है, लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे छोटी सी गलती कर दी, स्मॉल नहीं लार्ज होना चाहिए था। अगर लार्ज होता तो ये वाला सोर्स भी मोनोपोली फर्म्स पे एप्लीकेबल होता। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करता है मोनोपोली फर्म्स हमारे, इवन ओलिगोपोली भी इंजॉय करते हैं, बट कब इंजॉय करते हैं? जब लार्ज रेंज ऑफ आउटपुट होगा, आउटपुट बढ़ता है तभी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय करेंगे ना। नेक्स्ट देखिए, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशलाइज्ड इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर द मार्केट। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है आपको ओलिगोपोली में भी और मोनोपोली में भी, और स्पेशलाइज इनपुट्स आपको चाहिए होते हैं, आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू मार्केट। तभी तो आप स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स में डील करेंगे, तभी आप कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स में डील कर पाएंगे, तभी तो आपको यूनिक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये वाला सोर्स जो है हमारा बिल्कुल 100% हमारा एप्लीकेबल है मोनोपोली फर्म्स पे। चलिए जी आगे आते हैं। तो एक ही आपको आइडेंटिफाई करना था, तो मेरे अकॉर्डिंग तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 ही बनेगा स्टिल, बट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं क्या लिखा है। लार्ज फर्म्स में ओन अ पेटेंट फॉर द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस अ कॉमोडिटी। अब लार्ज फर्म्स के पास एक्सक्लूसिव राइट है कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने का, उनके पास पेटेंट है, तो मोनोपोली पे कैसे ये एप्लीकेबल हो सकता है? अगर यहाँ पे होता स्मॉल फर्म्स में ऑन अ पेटेंट फॉर द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस अ कॉमोडिटी, तो हमारा मोनोपोली फर्म्स पे ये बन सकता था। लेकिन अगेन मोनोपोली में हमारे पास हम कहते हैं कि एक ही कंपनी है जिसका पूरा डोमिनेंस है मार्केट के ऊपर, तो उसी कंपनी के पास ही पूरा का पूरा पेटेंट राइट है, एक्सक्लूसिव राइट्स है, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट नहीं आएगी।
नेक्स्ट, न्यू फर्म्स हैव चांसेस टू विन द कस्टमर लॉयलिटी, तो ये भी गलत है। यहाँ पे एस्टेब्लिश फर्म्स हैव मोर चांसेस टू विन द कस्टमर लॉयलिटी। नई फर्म आएगी तो उसके पास तो कहाँ इतने चांसेस हैं कस्टमर लॉयलिटी विन करने का, उसको तो पहले अपनी मार्केट में पोजीशन बनानी पड़ेगी, फिर जाके बात करेंगे कस्टमर लॉयलिटी की। कस्टमर लॉयलिटी बिल्ड करना ही खुद में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा, जो बिल्कुल करेक्ट 100% हमारा एप्लीकेबल है मोनोपोली फर्म्स पे, वो है ऑप्शन 2। और यही आंसर हमें ऑफिशियल आंसर की में भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली रीड करिए, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा इनमें से कॉन्सेप्ट जो है वो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग तो सबको क्लियर है कि आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं सेम कॉमोडिटी का डिफरेंट कंज्यूमर से, ठीक है। डिफरेंट प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट कंज्यूमर से फॉर द सेम कॉमोडिटी। ऐसे एक्टिविटी को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, और ऐसा मोनोपोली मार्केट में पॉसिबल है। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है द फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर, ठीक है, बिल्कुल मोनोपोली पावर तो होनी चाहिए, तभी तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा ना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सपोर्ट करिए। नेक्स्ट बोला है दिस टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इस स्टेटमेंट को भी हम होल्ड करते हैं क्योंकि हम तीनों डिग्रीज की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट द फर्म मस्ट एबल टू कीप द टू मार्केट सेपरेट, बिल्कुल दो मार्केट्स होनी चाहिए, इम्परफेक्ट मार्केट होनी चाहिए, दोनों मार्केट सेपरेट होनी चाहिए। और इवन जो इलास्टिसिटीज है, प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड जो है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए टू मार्केट्स में। तो ये तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कॉमन हमारे पास गाइडलाइंस कह लो या कॉमन रूल्स हैं जिसके बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारा पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि इट इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखिए फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, फर्स्ट डिग्री में आप हर यूनिट जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसके लिए आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, तो ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है कि आप बल्क में अगर कोई परचेज कर रहा है उसको आप डिस्काउंट दे देते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। कितना क्वांटिटी को बेस लेके चलते हैं कि कितनी क्वांटिटी उसने परचेज करी है, उसके बेसिस पे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और थर्ड में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, कंज्यूमर्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनको टारगेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जैसे आपने एज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर लिया, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के बेसिस पे आपने क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया मार्केट को, और उसके बेसिस पे आप प्राइस जो है हर ग्रुप से या हर एज ग्रुप से हर सेगमेंट से अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो थर्ड डिग्री में यहाँ पर बोला कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल कहाँ हो सकता है, सेकंड डिग्री में, जब बल्क में क्वांटिटी खरीदी जा रही है। या थर्ड डिग्री में तो हमारे पास सेगमेंट करते हैं हम ग्रुप्स के बेसिस पे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर बोली गई है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया है, और जिसने भी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बताया है, सुपर, वेरी गुड। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलिवेंट इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से रिलेटेड आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स रेलिवेंट है, ठीक है। 5 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो रेलिवेंट है, ठीक है। वन बाय वन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और देखते जाएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ बैठ रही है। अच्छा पहले तो आप ये बताइए कि इनोवेशंस का मतलब क्या है। देखिए इनोवेशन एक सिंपली प्रोसेस है, जब आप कोई नया आइडिया, कोई नया मेथड या कोई नया प्रोडक्ट जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज इनोवेशंस। और एंड इनोवेशंस लीड्स टू सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। और इनोवेशंस देखिए रिस्की भी है, ठीक है ना। जब आप इंट्रोड्यूस नया इनोवेशन कोई भी इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बिजनेस में, तो वो रिस्क तो उसमें रहता ही रहता है कि वो प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। मार्केट में आप नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, उसकी डिजाइनिंग चेंज किया आपने, ठीक है, तो वो रिस्की तो होता ही होता है। अब देखिए, तो ई स्टेटमेंट में देखिए बोला गया था द रिस्क इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशंस इज यूजुअली हाई, तो ये तो हमारी रेलेवेंट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ, ठीक। नेक्स्ट हमें गिवन है मोस्ट इनोवेशंस आर इंक्रीमेंटल, ए स्टेटमेंट में बोला गया। तो देखिए बहुत सारी इनोवेशंस इंक्रीमेंटल इन नेचर ही होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे स्मार्टफोन मार्केट में आप देखिए, जो हम अपडेट कर रहे हैं हार्डवेयर को, या सिर्फ डिजाइन में इंप्रूवमेंट लिया है, कोई एडिशनल फीचर्स हमने डाल दिए, कैमरा से रिलेटेड, सेंसर से रिलेटेड,
तो ये सब क्या है, एडिशनल चेंजेस जो आ रहे हैं वो सब इंक्रीमेंटल इन नेचर है, तो मोस्ट इनोवेशंस आर इंक्रीमेंटल, तो ये स्टेटमेंट भी रेलेवेंट है हमारी। नेक्स्ट है, मोस्ट इनोवेशंस इन्वॉल्व द कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ आइडियाज। बिल्कुल, आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, या आप कोई प्रोसेस नया लेके आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो बिल्कुल कमर्शियल यूटिलाइजेशन तो है ही है आइडियाज की। तो मोस्ट इनोवेशंस इन्वॉल्व द कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ आइडियाज। अब स्मार्टफोन मार्केट में ही आप देख लीजिए, ठीक है ना, कमर्शियली आपका चल रहा है काम, पैसा कमा रहे हैं आप खूब, ठीक है जी। तो बी स्टेटमेंट भी हमारे रेलेवेंट है। नेक्स्ट में, इनोवेशंस कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद आइसोक्वेंस। तो ऐसा नहीं है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आइसोक्वेंस के साथ भी इनोवेशन को, ठीक है। तो ये हमारी सी स्टेटमेंट थोड़ी डाइसी सी है, आगे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इनोवेशन इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक राइवलरी एंड जोग्राफिक कंसिडरेशन। ऐसा नहीं है, इनोवेशन को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो डी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत है। अब आपको देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, तो ए बी ई स्टेटमेंट तो हमारे एब्सोल्युटली रेलेवेंट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए। तो जिस ऑप्शन में ए बी ई आपको देखने को मिल रहा है वो तो पक्का हमारा आंसर होने ही वाला है। तो थर्ड ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल रहा है। सी स्टेटमेंट को लेके हम थोड़ा सा डाइसी थे, बट स्टिल आपको ऑप्शन बिल्कुल मिल गया, ए बी ई तो मोस्ट रेलिवेंट है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए, सिंपली कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना, ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन में आप देखिए जो इंटेंसिटी क्वेश्चंस पूछने की पूछी फ्रीक्वेंसी है वो काफी चेंज हो गई है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट रेलेवेंट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देखना है, मोस्ट सुटेबल आपको आंसर देखना है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन जो है वो आपको आनी जरूरी है। एग्जामिनेशन का जो हमारा पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, आप बहुत साल पहले के क्वेश्चंस उठा के देखिए और अब जो रीसेंट एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चंस आप उठा के देखिए, आपको अपने आप डिफरेंस पता चल जाएगा एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है ना, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपली मेयरली सिर्फ कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हेन टेक्नोलॉजी अलाउज मेनी फर्म्स टू ऑपरेट एफिशिएंटली इन द मार्केट्स, व्हिच मार्केट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स अ बेटर यूज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जब फर्म्स के पास टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी होती है, अपडेटेड है, एडवांस्ड है, तो उस केस में क्या होता है कि फर्म्स मार्केट में एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, है ना। तो आपको बताना है कि ऐसे सिनेरियो में कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर सोसाइटी के रिसोर्सेज को का बेटर यूज कर पाता है। अब सोसाइटी के रिसोर्सेज को बेटर यूज करना का बेटर यूज करना, इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक आउटपुट मैक्सिमाइज है, ठीक है, जो रिसोर्सेज है उनका जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज हो गया, और कस्टमर के जो नीड्स एंड वांट्स है वो टाइमली मीट हो पा रहे हैं, ठीक है। ये सोसाइटी के रिसोर्सेज का बेटर यूज को सिग्निफाई करता है। तो आपको बताना है कि ऐसे सिनेरियो में कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर प्रिवेल करता है। ऑप्शन 1 है परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन 2 है मोनोपोली, ऑप्शन 3 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ऑप्शन 4 इज ओलिगोपोली। जल्दी बताइए क्या आंसर यहाँ पर होने वाला है। एक बार अपने माइंड में परफेक्ट कंपटीशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको लेके आइए, और उसके थ्रू आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर आंसर बताइए क्या होने वाला है यहाँ पर। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लेकिन कोई भी सिंगल सेलर जो है उसका सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं होता मार्केट के ऊपर, क्योंकि फ्री फोर्सेस ऑफ जो मार्केट है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, वो यहाँ पर इंटरप्ले करते हैं, ठीक है। उनका जो इंटरसेक्शन यहाँ पर होता है, वही वाला प्राइस जो है प्रिवेल करता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, है ना। तो इस ये वाला प्राइस प्रिवेल करता है। अब आप यहाँ पे देखिए, जो हमारा एवरेज रिवेन्यू है मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल है, यानी कि प्राइस जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल है। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन है वो इस पॉइंट पे अक्कर करती है जहाँ पे प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, ठीक है। और इसी पॉइंट को हम एलोकेटिव एफिशिएंसी कहते हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी अकर्स व्हेन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि कोई वेस्टेज नहीं है रिसोर्सेज की। मिनिमम जो यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है उसका लोएस्ट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहाँ अकर करती है? एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही आते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ही देखने को मिलते हैं। मोनोपोली में बाकी तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, वहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे मोनोपोली में हम डेड वेट लॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सोसाइटी के बेटर रिसोर्सेज अच्छे से नहीं हो पाते हैं। आप देखेंगे वहाँ पे जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो भी कम होता है,
सारा का सारा जो मोनोपोली होती है वो ले जाती है कंज्यूमर सरप्लस। डिपेंड्स की जो डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसी है। परफेक्ट कंपटीशन में कंज्यूमर सरप्लस भी ज्यादा होता है, कंज्यूमर्स को ज्यादा फायदा होता है। एक और पॉइंट है कि यहाँ पे रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होती है, बिकॉज होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो सबके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो एडवर्टाइजिंग पे कोई खर्चा नहीं होता है। नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ पे प्रिवेल करते हैं लॉन्ग रन में। तो इक्वालिटी रहती है, जो हम कस्टमर से प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ग्रेटर इक्वालिटी देखने को मिलती है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो ये सभी फीचर्स ही हमें बताते हैं कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का बेटर यूज करता है अगर उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। ठीक है जी। सो इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही है। सो थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज डिस्कशन, जहां पर आपके साथ हमने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।